हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडो36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग मराठा काल को यहां पे खत्म करने वाले हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में मराठा काल के बारे में देखा, 1741 से लेकर 1854 तक मराठा काल चलता है। लेकिन 1741 से लेकर 1818 तक की टाइम पीरियड को हमने लास्ट क्लास में देख लिया है। आज हम 1818 से 1854 तक की कहानी यहां पे देखने वाले हैं। इसके अलावा जब ये 1741 से 1854 तक मतलब जो मराठा काल चलता है, इस टाइम पे क्या क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं रहती हैं, मतलब जो राजा रहते हैं वो कैसे प्रशासन करते हैं, कैसे अपना राजकाल संभालते हैं, किन किन लोगों की हेल्प लेते हैं, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको कलचुरी प्रशासन में भी पढ़ाया था बहुत सारी चीजें। देखिए, कलचुरी और मराठा यहीं से ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अगर कभी प्रशासन से क्वेश्चन बनते हैं तो, क्योंकि उसके पहले जो चीजें हुई वो हमें मिली नहीं है। और उसके बाद में क्या होगा, तो अंग्रेज काल आएंगे और अंग्रेज टाइम में क्या करेंगे, प्रशासन थोड़ी ना चलाएंगे। वो प्रशासन से उनको कोई मतलब नहीं है, लड़ाई दंगे यही सब चीजें चलने वाली हैं। तो उसके बाद आपको प्रशासन नहीं पढ़ना पड़ेगा, और उसके पहले भी आपको प्रशासन नहीं पढ़ना पड़ा था, बहुत ही कम। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज की कहानी हम शुरुआत कहां से करेंगे, जहां से हमने लास्ट क्लास की कहानी खत्म की थी। कहां से, तो बोलोगे 1818। याद आया कुछ 1818 में क्या हुआ था? कुछ तो याद आना ही चाहिए आप लोग को। देखिए 1818 कौन रहता है राजा मराठा काल में, तो बोलोगे अप्पा साहब। कौन? अप्पा साहब। और अप्पा साहब क्या काम करते हैं, तो अप्पा साहब और अंग्रेज। कौन? अप्पा साहब और अंग्रेज, ये दोनों मिलके अप्पा साहब अपने चचेरे भाई, नाम क्या रहता है उनका, परसो जी या फिर पुरसा जी। ठीक है, तो ये दोनों मिलके किसको, तो चचेरे भाई जो जिनका नाम रहता है पुरुषा जी। पुरुषा जी, ये पुरुषा जी को ये क्या करते हैं, तो उनकी हत्या करवा देते हैं। किसकी? पुरुषा जी की। ये जो कि मानसिक रूप से कमजोर रहते हैं। उसके बाद में क्या कहानी आती है, जैसे इनकी हत्या हो गई, अब कौन राजा बन जाता है, तो अप्पा साहब राजा बन जाते हैं। अंग्रेजों को कुछ टाइम बाद समझ में आता है कि मतलब उसी साल 1818 में इनको समझ में आता है कि नहीं, अप्पा साहब को यहां से हटाना बहुत आसान है। तो अंग्रेज और अप्पा साहब, अब ये लोग की लड़ाई हो जाती है। कब? 1818 में अंग्रेज और अप्पा साहब की लड़ाई हो जाती है। अप्पा साहब और अंग्रेज, ये दोनों की लड़ाई हो गई। ठीक है, ये कौन सी लड़ाई होती है, तो आपको ये भी याद रखना है, सीताबर्डी का युद्ध होता है। कौन सा? तो बोलोगे सीताबर्डी का युद्ध। सीताबर्डी एक जगह है, सीताबर्डी का युद्ध होता है और उसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और अप्पा साहब हार जाते हैं। अप्पा साहब को वहां से भगा दिया जाता है। अब अंग्रेज बोलते हैं कि ठीक है, अब हम यहाँ पे शासन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने नाम पर शासन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ब्रिटिश अधीक्षक की नियुक्ति करेंगे। किसकी? ब्रिटिश अधीक्षक की नियुक्ति करेंगे। अब ब्रिटिश अधीक्षक की कब तक ये नियुक्ति करेंगे, जब तक कि जो अगला शासक है, जो अगला यहाँ मराठा शासक बनने वाला है, कौन? रघुजी तृतीय। रघुजी तृतीय को ये राजा बनाना चाहते थे, लेकिन वो बहुत छोटे थे। तो ये बोलते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, वयस्क नहीं हो जाते, तब तक हम ब्रिटिश अधीक्षक की नियुक्ति करेंगे, ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति करने वाले हैं। अब यहाँ से किसकी नियुक्ति हो जाएगी, तो ब्रिटिश अधीक्षक के माध्यम से ये लोग शासन करने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। कब से कब तक करेंगे, तो 1818 से लेके 1830। अब 1830 में जो रघुजी तृतीय है वो बड़े हो जाते हैं, तो 1818 से 1830 तक कौन? तो ब्रिटिश अधीक्षक के माध्यम से ये अंग्रेज लोग शासन करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जो ये ब्रिटिश अधीक्षक रहते थे वो किसके अंडर में काम करते थे, तो जो नागपुर के रेजिडेंट रहते थे। कहाँ के? नागपुर के। नागपुर के रेजिडेंट, नागपुर की जो रेजिडेंट रहते थे उन्हीं के अधीन में ये लोग काम करते थे। नागपुर की जो रेजिडेंट रहते थे उनके अधीन में। देखिए यहाँ पे हमने आपको पहले बताया था, जो नागपुर के शासक रहते थे वो हमारे छत्तीसगढ़ में भेजते थे कि ठीक है जाओ तुम संभालो। जो इनका हेड ऑफिस रहता था, बोल सकते हैं वो कहाँ पे? नागपुर में रहता था। वैसे ही जो ब्रिटिश रेजिडेंट रहते थे वो लोग नागपुर में रहते थे और बोलते थे ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति कर दे रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ को ही संभालेंगे। ठीक है, अब आएंगे कौन? ब्रिटिश अधीक्षक आएंगे। ब्रिटिश अधीक्षक कब से कब तक रहेंगे, तो 1818 से 1830 तक ब्रिटिश अधीक्षक हमारे छत्तीसगढ़ में शासन करेंगे। यहाँ पे ये लोग काम करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले कौन, तो बोलोगे सबसे पहला जो ब्रिटिश अधीक्षक आता है उसका नाम रहता है कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड। ठीक है, कैप्टन एडमंड के बाद में अगला कौन आता है, तो अगला आता है मिस्टर एगेन्यू। कौन? मिस्टर एगेन्यू। मिस्टर एगेन्यू के बाद में और अगला कौन आता है, कैप्टन हंटर।
और उसके बाद में जो और अगला आता है उसका नाम रहता है सैंडिस। देखिए लोग 12 साल में है लेकिन कितने सारे चेंज हो गए। सैंडिस के बाद में जो लास्ट आता है उसका नाम रहता है क्रॉफर्ड। क्या? क्रॉफर्ड। ये कितने रहते हैं? तो ये टोटल 5 रहते हैं, 5 आते हैं, ठीक है। कैप्टन एडवर्ड, मिस्टर एगेन्यू, हंटर, सैंडिस और क्रॉफर्ड। अब यहाँ पे आपके काम की क्या चीज है, इन्होंने क्या क्या काम कराया है, वहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन ब्रिटिश अधीक्षक जो था या फिर ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट वो पहला कौन से था। तो आपको याद रखना है पहला कौन रहेगा, तो कैप्टन एडमंड पहला ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट या फिर ब्रिटिश अधीक्षक कौन, तो कैप्टन एडमंड। लास्ट कौन, तो बोलोगे क्रॉफर्ड। कौन? क्रॉफर्ड। ये लास्ट हो गया, ठीक है। अब इनके हम काम देख लेते हैं। यहाँ पे कैप्टन एडमंड, कैप्टन एडमंड क्या करेगा, तो ये राजधानी रतनपुर को बनाता है। किसको बोलते हैं हम? रतनपुर में रहेंगे, रतनपुर से हम छत्तीसगढ़ को संभालने वाले हैं। और ये क्या रहता है? पहला ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट रहता है ये, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है किसके बारे में? कैप्टन एडमंड के बारे में। उसके बाद देखिए कौन आता है, तो मिस्टर एगेन्यू आते हैं। कौन? मिस्टर एगेन्यू। और ये बहुत सारा काम कराते हैं। पहला काम इनका क्या रहता है, तो ये जो राजधानी रतनपुर रहती है, राजधानी रतनपुर, ये बोलते हैं मुझे रतनपुर नहीं पसंद है, मुझे रायपुर पसंद है। क्या पसंद है? मुझे रायपुर पसंद है। और ये राजधानी रतनपुर से रायपुर ला देते हैं मिस्टर एगेन्यू का पहला काम, ठीक है। तो राजधानी रायपुर हमारे यहाँ कब आती है, तो बोलो 1818 टाइम पे। कब? तो बोलो 1818 टाइम पे मिस्टर एगेन्यू के टाइम पीरियड में। ये कब से कब तक रहते हैं, तो 1818 से 1825 तक मिस्टर एगेन्यू रहते हैं। मिस्टर एडमंड कब बनते हैं, तो मिस्टर एडमंड जो है ये 1818 में, ठीक है। उसके बाद हंटर आता है। देखिए हाँ, मिस्टर एगेन्यू ये पहला काम क्या कर दिए, तो रतनपुर से राजधानी रायपुर को बना दिए। इसके अलावा ये दूसरा जो काम करते हैं वो परगनों का फिर से सुधार करते हैं। और जो हमारे यहाँ परगने रहते हैं 27 परगनों को ये 8 परगनों में डिवाइड कर देते हैं। कितने? 8 परगनों में। आपको हमने बताया था छत्तीसगढ़ रहते हैं, छत्तीसगढ़ से परगनों में कौन डिवाइड करता है, तो बोलोगे विट्ठल राव, ठीक है। परगना का जो जन्मदाता रहता है विट्ठल राव, आपको याद आया? बोलोगे हाँ, ये जो दूसरा सूबेदार रहता है विट्ठल राव, यही परगना में डिवाइड करता है छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में। अब 27 परगनों के 8 परगनों में मिस्टर एगेन्यू ने डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया? देखिए मिस्टर एगेन्यू टाइम पीरियड 1818 से 1825 में राजधानी रतनपुर से रायपुर ला दिया ये, और 27 परगनों को 8 परगनों में डिवाइड कर दिया ये। सबसे बड़ा परगना भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है रायपुर जो था वो सबसे बड़ा परगना था। राजधानी रायपुर बनाया ये, 27 परगनों को 8 परगनों में डिवाइड कर दिया, और जो सबसे बड़ा परगना था वो नाम क्या है, तो उसका रायपुर परगना। उसके बाद हंटर आता है, इसके बारे में हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। हंटर के बाद में कौन आता है? सैंडिस। कौन? सैंडिस आता है। देखिए यहाँ पे आप पहले और लास्ट इसको कभी नहीं भूलना है, इसको आपको याद करके ही रखना है। यहाँ पे हंटर और सैंडिस के बारे में देखिए, हंटर मतलब कहीं ना कहीं मारने वाला, और ये देखिए सैंडिस, सैंडिस मतलब सैंडल से मारने वाला। तो हंटर मारेगा कौन? सैंडल से। मारेंगे कैसे? सैंडल से। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हंटर के बारे में हमें कुछ याद रखना नहीं है, सैंडिस के बारे में याद रखते हैं। क्या क्या याद रखेंगे कि ये क्या रखता है, तो ये पहली बात जो भी सरकारी कामकाज होते हैं, जैसे आज भी कोई भी सरकारी काम होता है तो, या फिर जैसे राजपत्र में कोई चीजें आती हैं, वो सारी चीजें आप देखेंगे इंग्लिश में भी रहती हैं। कोई विधेयक आएगा वो इंग्लिश में जरूर रहेगा, ठीक है। तो सरकारी जो कामकाज का माध्यम है वो किसमें कर दिया? अंग्रेजी में कर दिया। किसमें? तो सरकारी कामकाज का जो माध्यम है वो इंग्लिश में कर दिया। ये इसका पहला काम होता है, ठीक है। और इसका दूसरा काम क्या रहता है, तो ये डाक तार व्यवस्था की शुरुआत करता है, ठीक है। डाक तार, डाक वाला जो काम होता है, तो डाक तार व्यवस्था की शुरुआत करता है कि ठीक है तुम अपने यहाँ से यहाँ चिट्ठी भेज सकते हो। इसके अलावा जो तीसरा काम इसका रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ताहूतदारी व्यवस्था की शुरुआत करता है। किसकी? ताहूतदारी। अब ये ताहूतदारी व्यवस्था क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। ताहूतदारी व्यवस्था आखिर है क्या? देखिए इन लोगों को चाहिए क्या? इन लोगों को चाहिए टैक्स, या फिर आप जितना बोरा यहाँ पे चावल या धान दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुख्यतः चावल होता था, तो ये बोलते थे कि ठीक है यार, हमें अभी जो हमें इस क्षेत्र पे यहाँ पे जब देखिए जब सूबेदार था, सूबेदार देता था, अब ये ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट हो गए थे, अब ये लोग करेंगे। तो ये लोग बोलते थे ठीक है हम यार जितना मिल रहा है उतना तो सही है,
हम लोग ऐसे क्यों नहीं कर सकते जहां पे बंजर जमीन है या फिर जहां पे कोई खेती नहीं कर रहा है, जहां पे बंजर जमीन है, जहां कोई खेती नहीं कर रहा है, उसको हम लोग उपयोग के लायक बना दें। हमने क्या बोला, जो बंजर जमीन है जहां पे कोई खेती बाड़ी नहीं कर रहा है उस जमीन को हम लोग उपयोग के लायक बना दें। जब हम उपयोग के लायक बना देंगे तो यहाँ पे हम किसी को भी बोल सकते हैं कि ठीक है तुम इसको रख लो, यहाँ पे खेती बाड़ी करो। अब तुम खेती बाड़ी करोगे तो हमारा फायदा क्या होगा, हमको तुम टैक्स दोगे। तो इसीलिए यही जो व्यवस्था की गई है वही है ताहूतदारी व्यवस्था। ये लोग ये चाहते थे कि जो भी बंजर जमीन है जहाँ पे कोई रह नहीं रहा है तो वहाँ पे उसको उपयोग के लायक बना दे। उपयोग के लायक बनाने से हमें ज़्यादा टैक्स मिलेगा। इसी व्यवस्था को बोला गया ताहूतदारी व्यवस्था। और ताहूतदारी व्यवस्था में सबसे पहले किसका निर्माण किया गया, तो आपको याद रखना है पहला जो ताहूतदारी बनता है वो है लोरमी, और जो दूसरा है वो है तरेंगा। लोरमी और तरेंगा ही, लोरमी 1826 में और जो तरेंगा है वो 1828 में। ठीक है, ये दो ताहूतदारी बनती है किसके टाइम पे, सैंडिस के काल में। तो सैंडिस के काल में क्या क्या होता है, सरकारी कामकाज का माध्यम इंग्लिश हो जाता है, डाक तार व्यवस्था की शुरुआत करता है, ताहूतदारी व्यवस्था की शुरुआत करता है पहली बार। और लोरमी और तरेंगा ताहूतदारी यही स्टार्ट करता है कौन, तो सैंडिस। ताहूतदारी व्यवस्था आपको समझ में आ गया क्यों किया गया। अब देखिए लोरमी को आपको याद रखना कि पहला ताहूतदारी, अभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि पहला ताहूतदारी कौन सा था, तो आपको याद रखना है कि पहला जो ताहूतदारी था वो था लोरमी, दूसरा तरेंगा। क्रॉफर्ड के बारे में आपको याद रखना है कि यह अंतिम था, क्या अंतिम था, ठीक है, यह लास्ट था, आपको याद रखना है। इसके अलावा इसी के टाइम पे अब इसको यहाँ छुट्टी कर देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है अब रघुजी तृतीय बड़े हो गए हैं, रघुजी तृतीय को अब तुम शासन दे दो। यहाँ से ब्रिटिश अधीक्षक समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, एक बार चलिए फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने कहानी की शुरुआत कहां से की थी, तो 1818 का टाइम आता है जब अप्पा साहब पुरसाजी भोसले को देखते हैं कि यह बहुत मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, तो अंग्रेजों के थ्रू किसकी हत्या करवा देते हैं, अपने चचेरे भाई पुरसाजी भोसले की हत्या करवा देते हैं। अप्पा साहब शासन करते हैं, अप्पा साहब राजा बन जाते हैं, और अप्पा साहब को देखकर अंग्रेजों को लगता है कि नहीं ये अप्पा साहब भी बहुत कमजोर हैं, तो अंग्रेज और अप्पा साहब का लड़ाई हो जाता है, अंग्रेज जीत जाते हैं और अप्पा साहब हार जाते हैं। कहाँ पे, तो सीताबर्डी का युद्ध, सीताबर्डी एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे युद्ध होता है और ये हार जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब अंग्रेज क्या करते हैं, तो ब्रिटिश अधीक्षक की नियुक्ति करते हैं, कहा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कि ठीक है अब हम छत्तीसगढ़ में जो शासन करने वाले हैं, जो शासन चलाएंगे यहाँ पे, तो ब्रिटिश अधीक्षक के माध्यम से शासन चलाएंगे। ठीक है, जब तक शासन कब तक हम लोग चलाएंगे, जब तक कि रघुजी तृतीय बड़े नहीं हो जाते, और जो ये ब्रिटिश अधीक्षक रहेंगे वो नागपुर के रेजिडेंट के अधीन में ये काम करने वाले हैं। अब देखिए ब्रिटिश अधीक्षक में एक एक करके, जैसे कि पहला कौन बनता है, तो बोलोगे कैप्टन एडमंड पहला ब्रिटिश अधीक्षक बनता है, उसके बाद में मिस्टर एगेन्यू बनता है, उसके बाद में हंटर, सैंडिस और क्रॉफर्ड लास्ट रहता है। एडमंड क्या करता है, तो एडमंड 1818 में राजधानी कहाँ पे बताता है, तो राजधानी उस टाइम पे हमेशा राजधानी कहाँ बनेगी पहले, तो रतनपुर में ही राजधानी पहले रहती है, तो रतनपुर को ही ये राजधानी पहले बनाता है। ठीक है, और इसके टाइम पे और क्या होता है, देखिए पहला काम राजधानी रतनपुर को बनाया, और ये पहला ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट रहता है। बस हो गया, आपको दो ही काम इसके बारे में याद रखने हैं। फिर मिस्टर एगेन्यू 1818 से 1825 टाइम तक ये क्या करता है, तो ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट रहता है, राजधानी रतनपुर से शिफ्ट कर देता है रायपुर के लिए, और यह 27 परगनों को 8 परगनों में डिवाइड करता है। क्या, जो पहले 27 परगने थे अब वो 8 परगने हो गए, जो पहले छत्तीसगढ़ थे वो 27 परगने विट्ठल राव दिनकर के टाइम पे हो गए, अब 27 से 8 किसके टाइम पे, मिस्टर एगेन्यू के टाइम पे हो गए। इसके अलावा ठीक है क्या, दो काम ये कर दिया, और रायपुर को राजधानी बना देता है। ठीक है, रायपुर को राजधानी बनाने का काम मिस्टर एगेन्यू कर देते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा परगना जो रहता है वो कौन सा रहता है, रायपुर रहता है। फिर हंटर आता है, फिर सैंडिस आता है। सैंडिस क्या काम करता है, तो सरकारी जो कामकाज होते हैं उसका माध्यम अंग्रेजी कर देता है, और डाक तार व्यवस्था की शुरुआत करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके टाइम में जो काम होता है वो रहता है ताहूतदारी। ऐसे जो अनुपजाऊ भूमि जहाँ पे कोई मतलब जहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, तो वैसे उसको उपयोग के लायक बनाने का काम, उसे हम बोलते थे ताहूतदारी व्यवस्था। पहली जो ताहूतदारी बनती है वो लोरमी बनती है, जो दूसरी ताहूतदारी बनती है वो तरेंगा बनती है। लोरमी 1826 में और तरेंगा 1828 में। अंतिम ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट कौन बनता है, तो क्रॉफर्ड अंतिम ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट बनता है। इसी के टाइम पे जो ब्रिटिश रेजिडेंट रहता है वो बोलता है ठीक है अब चलो हमारी छुट्टी हो गई, अब रघुजी तृतीय बड़े हो गए हैं। ठीक है, चलिए
रघुजी तृतीय बड़े हो गए हैं। अब रघुजी तृतीय को क्या बनाया जाता है, तो शासक बनाया जाता है। ठीक है, रघुजी तृतीय। ठीक है, ये कब से कब तक रहते हैं, तो 1830, कब 1830 से लेके 1854 तक। इसे क्या बोला जाता है, तो इसे पुनः भोसला शासन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पुनः भोसला शासन। ठीक है, पुनः भोसला शासन भी इसे कहा जाता है। उसके बाद अब अंग्रेज आ जाएंगे, कब, 1854 के बाद में। रघुजी तृतीय 1830 से 1854 तक ही रहते हैं। ये बोलते हैं कि ठीक है, हमें ये तो सारा चीज समझ में आ गया कि हाँ अब तो हमारे ज्यादा बस का नहीं है, क्योंकि कंट्रोल तो आप लोग ही करोगे। ये इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, ये बोलते हैं कि अब हम लोग यहाँ जिलेदारों के माध्यम से शासन करने वाले हैं। क्या, जिलेदारों के माध्यम से हम यहाँ पे शासन करने वाले हैं। ये जिलेदार की नियुक्ति करते हैं। किसकी, जिलेदार की नियुक्ति करते हैं। क्योंकि जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को उस टाइम पे जिला कहा जाता था। देखिए अभी हम छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं, तो बोलोगे हम राज्य बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे छत्तीसगढ़ को जिला कहा जाता था। और जो यहाँ पे शासन करता था, जो जिलेदार रहता था, उसे हम बोलते थे, जो शासन करता था उसे हम जिलेदार बोलते थे। क्या बोलते थे, जिलेदार बोलते थे। रघुजी तृतीय केवल नाम मात्र के लिए बने हुए हैं, जिलेदार के माध्यम से शासन ये यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, 1830 से 1854 तक की जो कहानी रहती है वो जिलेदारों के माध्यम से शासन करेंगे। नाम मात्र के लिए जो राजा बना रहता है उसका नाम रहता है रघुजी तृतीय। ठीक है, अब देखिए जो जिलेदार बनते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, तो पहला जो जिलेदार रहता है उनका नाम रहता है कृष्णराव अप्पा। पहला जो जिलेदार रहता है उसका नाम रहता है कृष्णराव अप्पा, पहला जिलेदार। उसके बाद में लास्ट जो जिलेदार रहता है उसका क्या नाम रहता है, उसका नाम रहता है गोपाल राव अप्पा। क्या, गोपाल राव अप्पा। ठीक है, गोपाल राव अप्पा लास्ट जिलेदार। पहला तो आपको फर्स्ट याद रखना है कि फर्स्ट कौन, तो बोलोगे कृष्णराव अप्पा, और जो लास्ट जिलेदार है उसका नाम है गोपाल राव अप्पा। ठीक है, लास्ट जिलेदार। ठीक है, देखिए रघुजी तृतीय टाइम पीरियड तो 1830 से 1854 तक पुनः भोसला शासन कहा जाता है। जिलेदार के माध्यम से ये शासन करते थे। जैसे आज कलेक्टर होते हैं वैसे जिले को संभालते हैं, वैसे उस टाइम पे कौन, तो ये जिलेदार संभालते थे। ठीक है, उस टाइम पे जिलेदार, आज के टाइम के कलेक्टर। और छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता, छत्तीसगढ़ को जिला कहा जाता था। पहला जिलेदार कृष्णराव अप्पा, लास्ट जिलेदार गोपाल राव अप्पा। ठीक है, अब ये आखिर हुआ क्या कि 1854 में इनकी कहानी कैसे खत्म हो गई। अब इनके कोई बेटे नहीं होते, क्या, ये निसंतान रहते हैं। ठीक है, ये निसंतान रहते हैं। और आपको पता होना चाहिए 1853-54 जब पहली ट्रेन चली थी तो किसके टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। लॉर्ड डलहौजी बहुत ही खतरनाक इंसान था। वो क्या करता था, तो वो एक नीति लाया था जिसे हम बोलते हैं व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसका मतलब क्या होता था, देखिए अगर कोई राजा ऐसा है जिसने कि उत्तराधिकार अपना घोषित किया ही नहीं कि क्यों मेरे बाद कौन राजा बनेगा, उत्तराधिकारी किसी को घोषित ही नहीं किया है, या फिर ऐसा कोई राजा जिसका कोई पुत्र नहीं है, ऐसे लोगों की जब कभी मृत्यु हो जाती थी तो या फिर उन लोग क्या करते थे, फिर जो डलहौजी रहता था या फिर जो उस टाइम पे ब्रिटिश रेजिडेंट रहते थे वो लोग क्या करते थे, तो बोलते ठीक है अब ये किस में शामिल हो गया, अब ये अंग्रेजी या फिर ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। ठीक है, तो 1854 में क्या होता है, 1853 में रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है। जब रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है तो जो डलहौजी रहता है वो बोलता है ठीक है अब तो इनकी मृत्यु भी हो गई, इनके बेटे भी नहीं है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर व्यपगत के सिद्धांत के थ्रू हम अब क्या करेंगे, तो इसको अपने या फिर ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर देंगे। देखिए रघुजी तृतीय 1830 से 1854 तक हमारे छत्तीसगढ़ में शासन करते हैं। जब रघुजी तृतीय हमारे छत्तीसगढ़ में 1830 से 1854 तक शासन करते रहते हैं, उस टाइम पे अंग्रेज लोग बहुत बड़े क्षेत्र पे भारत के कब्जा कर लिए रहते हैं। हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, देखिए ये यहाँ पे मान लीजिए भारत है, यहाँ से शुरुआत करते हैं, उसके बाद ऐसे घूमते हुए जाते हैं कहाँ तक, महाराष्ट्र में। और सोच सकते हैं मतलब ये वाला जो क्षेत्र है वो मुख्यतः वो उनके कब्जे में आ चुका है। ये जो आपको तमिलनाडु कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है वो उनके कब्जे में आ चुका है। ठीक है, इतने बड़े क्षेत्र पे वो जब कब्जा कर लेते हैं उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। वो क्या, तो अलग अलग अब रूल लाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में आपको हमने बताया था जो काकती वंश रहते थे, काकती वंश में दंतेश्वरी माता में क्या नरबली की प्रथा मौजूद रहती थी। तो नरबली पर रोक लगाने का काम ये लोग करना चाहते हैं कि हम नरबली पर रोक लगाएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ हमने आपको बताया था कि जो मराठा सूबेदार था, मराठा जो शासक थे बिंबाजी भोसले, उनकी जो पत्नी थी
कौन, तो उमाबाई वो सती हो जाती, तो सती प्रथा, नरबली प्रथा, ये सारी प्रथाएं जो मौजूद रहती हैं उस पर रोक लगाने का काम किसके टाइम पे होता है, तो अंग्रेजों के टाइम पे। और अंग्रेज तो बोलोगे उस टाइम पे रघुजी द्वितीय हमारे छत्तीसगढ़ में भोसला शासन के थ्रू शासन करते रहते हैं, लेकिन मुख्यतः जो शासन करते हैं वो अंग्रेज लोग करते हैं। ठीक है, अंग्रेज लोग इनकी नियुक्ति कर देते हैं कि ठीक है तुम बैठे रहो, बाकी चलाएंगे हम। ठीक है, तो जो नरबली प्रथा है और सती प्रथा है ये सारी किसके टाइम पे रोक लगा दी जाती है, तो रघुजी द्वितीय के टाइम पे रोक लगी रहती है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः कौन रोक लगाता है, अंग्रेज लोग रोक लगाते हैं। तो रघुजी द्वितीय के टाइम पे काम क्या क्या हुआ है वो देख लीजिए, क्या क्या काम। पहला, सती प्रथा पर रोक लगा। ठीक है, सती प्रथा, आखिर कौन सा ऐसा अंग्रेज आ गया वो जो कि सती प्रथा पर रोक लगा दिया, तो आपको याद होना चाहिए 1829-30 में, 1829-30 में विलियम बेंटिंग करके एक गवर्नर रहता है जो कि क्या करते हैं, सती प्रथा पर रोक लगाते हैं पूरे भारत में कि अब क्या होगा, अब किसी हस्बैंड की मृत्यु होती है तो उसके साथ में उसकी वाइफ को नहीं जलाया जाएगा। तो सती प्रथा पर रोक 1829 से 1830 में लगती है, किसके टाइम पे, तो रघुजी तृतीय के टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा ठगी प्रथा, ठगी प्रथा भी विद्यमान रहती, तो ठगी प्रथा पर रोक भी इन्हीं के टाइम पे लगती है। इसके अलावा जो नरबली प्रथा है, कौन सी प्रथा, नरबली प्रथा, जो नरबली प्रथा है वो भी इन्हीं के टाइम पे रोक लगती है। ये इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है, 1830 से 1854 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, जो कि रघुजी तृतीय हमारे छत्तीसगढ़ में रहते हैं, लेकिन मुख्यतः जो ये काम हो रहा है वो कौन कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं, रघुजी तृतीय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए वहां पे अंग्रेज क्या करेंगे, तो अंग्रेज यहाँ नागपुर में रहेंगे। ठीक है, अभी अंग्रेज बोलेंगे ठीक है ये काम कर दो, तो ये बोलेंगे ठीक है चलिए हम करवा देते हैं ऐसा। बाकी मुख्यतः जो रूल लाते थे वो कौन लाते थे, अंग्रेज लोग लाते थे। इसके अलावा कुछ कुछ विद्रोह भी हुए हैं, विद्रोह भी आपको पता होने चाहिए कि रघुजी जो तृतीय थे उसके टाइम पे क्या क्या विद्रोह। अभी ऐसे ऐसे रूल लाएंगे तो क्या होगा, जो हमारी जो कल्चर थी उस टाइम पे ये कल्चर में था कि हाँ सती प्रथा होना चाहिए, नरबली प्रथा होना चाहिए, कल्चर के अगेंस्ट में अगर कोई काम होगा तो उस टाइम पे विद्रोह और विरोध होता ही है। उस टाइम पे क्या क्या विरोध हुआ है तो आपको याद रखना है, 2 विरोध होते हैं। ठीक है, विद्रोह होते हैं, नाम क्या, धमधा का विद्रोह होता है, कौन सा, धमधा का, और एक होता है बरगढ़ का, कौन सा, बरगढ़ का और धमधा का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। धमधा का जो विद्रोह होता है गोड़ के जमींदार लोग करते हैं, कब, 1830 में, कब, 1830 में। और जो बरगढ़ का विद्रोह होता है वो होता है 1833 में, कब, 1833 में बरगढ़ का विद्रोह होता है, और धमधा का जो विद्रोह होता है 1830 में होता है। इसके अलावा जो रघुजी तृतीय थे ये भी 2 ताहुदारी का निर्माण किए थे, कौन कौन सा, तो यह एक था नाम सिरपुर और जो दूसरा था उसका नाम था लवन। ठीक है, तो सिरपुर और लवन ये जो 2 ताहुदारी थी वो किसके टाइम पे बनी थी, रघुजी तृतीय के टाइम पे। इनके काम आपको याद होने ही चाहिए। देखिए एक बार फिर से याद करते हैं, क्या तो बोलोगे हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं हमारे पूरे भारत में सती प्रथा मौजूद रहती है। विलियम बेंटिंग एक बहुत अच्छे इंसान आप बोल सकते हैं। ठीक है, विलियम बेंटिंग करके आता है गवर्नर। ठीक है, वो सती प्रथा पर रोक लगवाता है और नरबली प्रथा पर रोक लगाता है और ठगी प्रथा पर। हमारे भारत में तो बोलोगे कौन गवर्नर रहता है, तो उस टाइम पे विलियम बेंटिंग रहता है, वो सती प्रथा पर, नरबली प्रथा पर और ठगी प्रथा पर वो रोक लगवाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में कौन शासन करता है, तो पुनः भोजना शासक, नाम क्या रहता है, रघुजी तृतीय। इसके अलावा जो रघुजी तृतीय रहते हैं उनके टाइम पे 2 ताहुदारी का निर्माण होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, सिरपुर और लवन। क्या, सिरपुर और लवन, ये 2 ताहुदारी। सैंडिस के काल में तो बोलोगे लोरमी तरेंगा, और रघुजी तृतीय के टाइम पे सिरपुर और लवन। विद्रोह होते हैं कौन कौन सा, तो धमधा का विद्रोह, कौन सा, धमधा का विद्रोह। ठीक है, और बरगढ़ का विद्रोह। ठीक है, देखिए आप इसे याद कैसे करेंगे, देखिए जैसे आप बोलते हैं ना काम धंधा, चलो यार हम कोई अब काम धंधा ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप बोलते हो ना काम धंधा, कुछ ना कुछ अभी स्टार्ट करना चाहिए, तो आप बोलोगे काम धंधा या फिर कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हो तो 18 से 30 के बीच में कर लीजिए, क्योंकि आपका एज ज़्यादा हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, उसके टाइम में आप कोई काम कैसे कर सकते हैं, है ना। उसके टाइम में तो फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि बच्चों को संभालना है। तो ऐसे 18 से 30 के बीच में आप कोई ना कोई काम धंधा ही स्टार्ट कर लीजिए। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 1830 धमधा विद्रोह। ठीक है, देखिए अब इसके अलावा आप ये बरगढ़ कैसे याद करेंगे, बरगढ़ को आप ये तो इमेजिन कर सकते हैं ना कि गड़बड़, तो बोलोगे हाँ गड़बड़ या बरगढ़ बात एक ही है। ठीक है, गड़बड़, देखिए अगर आप
चलो ठीक है 30 में नहीं कर पाए, तो अगर आप 18 से 33 के बीच में भी नहीं कर पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का आपको छूट मिल गया कि चलो 18 से 33 के बीच में कर ही लेना, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप अपनी फैमिली को नहीं संभाल पाओगे। ठीक है, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं 18 से 30 बोलोगे काम धंधा। ठीक है, तो कोई ना कोई काम हमें करना ही पड़ेगा, तो धमधा विद्रोह और बरगढ़ विद्रोह तो 18 से 33। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको याद भी हो गई होंगी, समझ में भी आ गई होंगी। अब हम किसके बारे में शुरुआत करने वाले हैं, तो अब हम शुरुआत करते हैं जो मराठा प्रशासन था। देखिए मराठा प्रशासन में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले गौटिया के बारे में। किसके बारे में? गौटिया। और गौटिया तो आप अपने दोस्त को ही बोल देंगे भाई तू तो गौटिया है, मतलब गांव का प्रमुख है, तुम्हारे पास तो बहुत सारी जमीन है। बिल्कुल, जो पहले गांव का प्रमुख होता था उसे को ही हम लोग गौटिया बोलते थे। तो ग्रामीण स्तर का ये सर्वोच्च पद रहता था। ठीक है, गांव का जो सर्वोच्च पद रहता था वो गौटिया होता था। आपने इसको कहाँ पे पढ़ा है? तो इसको आपने कलचुरी काल में भी पढ़ा था। गांव का जो सर्वोच्च पद कौन? तो बोलोगे गौटिया संभालता था। ठीक है, जिसका प्रमुख कार्य क्या होता था? तो ग्रामीण शासन का संचालन करना, मतलब गांव में क्या क्या चीजें होंगी वो सारा काम कौन देखता था? गौटिया देखता था। यह एक कलचुरी कालीन पद था जो कि मराठा काल में भी यथावत रहा। मतलब कलचुरी जो राजा हुआ करते थे वह इस पद का सृजन किए थे कि गांव में भी कोई होना चाहिए, तो गांव में गौटिया को बना दिए। अब ये कहता था क्या? तो गांव में पूरा देखभाल करना, गांव को संचालन करना शासन का, तो कौन करता था? तो गौटिया करता था ये। उसके बाद आता है पटेल। कौन? पटेल। पटेल का काम रहता था ये लगान का निर्धारण और वसूली में सहायता की। ठीक है, आपके पास में 10 बोरा हुआ है। ठीक है, 10 बोरा हुआ है तो आप क्या करोगे? 1 बोरा हमें दोगे, 1 बोरा धान हमें दोगे। ठीक है, तो यह जो लगान का निर्धारण और वसूली में जो सहायता करता था वो पटेल करता था। गांव में प्रमुख गौटिया। कोतवाल, आप इसके नाम को पहले समझने की कोशिश करिए। कोतवाल का मतलब क्या? बोलो कोतवाल जो पहले हमने मूवी में भी देखा है, एक रेड सूट में या फिर जो लाल कलर का ऐसे कोट वगैरह रहेगा उसी में पहने हुए ऐसे, और जो पहले महल रहते थे महल के सामने में ऐसे खड़े रहते थे, साहब कोई आया है। ठीक है, तो आपने देखा कोतवाल। ठीक है, तो कोतवाल क्या करते थे? गांवों में सुरक्षा करने का काम। सुरक्षा करने का काम कौन? तो कोतवाल करेगा। फिर देखिए अगला हो गया, तो अगला सूबेदार। ठीक है, ये भी प्रशासन का प्रमुख होता। सूबेदार आपको याद आना चाहिए कौन? तो बोलोगे व्यंका जी भोसले। व्यंका जी भोसले बोलते हैं कि हम शासन करेंगे, हम नागपुर में बैठेंगे। कहाँ पे? हम नागपुर में बैठेंगे, और हम जो शासन करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में वो सूबेदारों के माध्यम से शासन करने वाले हैं। अब सूबेदार के रूप में हम किसको नियुक्त कर देते हैं? चलो सूबेदार हम किसको बना देते हैं? प्रियंका चोपड़ा को बना देते हैं। अभी जो प्रियंका चोपड़ा हो गई तो ये सूबेदार बन गई। अब यही यहाँ पे प्रशासन संभालने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ठीक है यहाँ पे नागरिक जो काम हो रहे हैं उसके बारे में, यहाँ पे जो सैनिक है, अब देखिए ये नागपुर में बैठा है, इसको क्या ही मतलब है? ये सूबेदार को बना दिया, सूबेदार अपना जो भी काम करना है करे। ठीक है, तो नागरिक वाले सैनिक वाले जो काम हो रहे हैं कि ठीक है वहां पे देखो सारा काम अच्छे से हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं लड़ाई दंगल लोग कर रहे हैं। वित्तीय पैसे से रिलेटेड मामले, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, जमीन जायदाद के लिए जो लड़ाई होती है वो सारी चीजें सब कौन संभालेगा? तो सूबेदार संभालता था। कौन? सूबेदार संभालता था। ठीक है, तो सूबेदार कौन शुरुआत किया था सूबेदारी व्यवस्था की? तो आपको याद होना चाहिए व्यंका जी भोसले। ठीक है, ये बोलते थे हम नागपुर में रहेंगे, छत्तीसगढ़ में हम सूबेदारों की नियुक्ति कर लेंगे। पहला सूबेदार कौन रहता है? महिपत राव। दूसरा सूबेदार विठल राव। आपको याद आ रहा है? आगे देखिए फडणवीस। कौन? फडणवीस। यह एक राजस्व अधिकारी था। राजस्व अधिकारी मतलब यहाँ पे टैक्स कलेक्शन का काम करने वाला। ठीक है, अब राजस्व अधिकारी में भी अलग अलग काम करते हैं, तो यहाँ पे जो काम रहेगा इसका आय व्यय का, आखिर ये जो सूबा है हमारा छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ में आखिर हमें कितना क्या पैसा मिला है या फिर कितना हमें धान मिला है। मान लीजिए कि हमें 10 बोरा धान हमारे छत्तीसगढ़ से मिल गया। ठीक है, अब ये लोग क्या रोड नहीं बनवाएंगे क्या? ये कुछ ना कुछ इनको काम करवाना पड़ेगा लोगों के लिए। तो बिल्कुल आय और व्यय का हिसाब किताब की किस जो भी सूबेदार के अधीन और भी जो अधिकारी लोग हैं उन लोग को भी तो 1 बोरा चावल या फिर 1 किलो चावल उन लोग को दे दिए। तो वैसे जो आय व्यय का हिसाब किताब रखता था वो कौन रखता था? फडणवीस रखता था। फडणवीस रखता था। ठीक है, तो आय व्यय का मतलब कितना बोरा हमें चावल मिला है और कितना बोरा यहाँ पे खर्च हो गया, वो सारा चीजें फडणवीस रखता था। फिर देखिए पोतदार। पोतदार को हम क्या बोलते थे? खजांची बोलते थे। क्या बोलते थे? खजांची। खजांची ये खजाने में जमा होने वाली और निकलने वाली जो राशियां हुआ करती थी उसके बारे में पोतदार काम करता था कि हमारे खजाने में कितनी राशि जमा हुई है, कितनी खर्च हुई है, उसके बारे में। यहाँ पे सूबे का जो भी आय व्यय का हिसाब किताब फडणवीस रखेगा, और ये राजधानी में स्थित खजाने में जो भी जितना भी पैसा जमा होता था, जितना निकाला जाता था, उसका हिसाब किताब ये रखता था।
पोतदार और फडणवीस, ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। ये दोनों क्या करेंगे, तो आय व्यय का जो भी हिसाब किताब है वही यहाँ पे ये लोग रखने वाले हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है कब कमाविंसदार। कमाविंसदार बोलोगे परगना का सर्वोच्च अधिकारी। परगना कौन शुरुआत करता है, तो बोलोगे परगना का जो जन्मदाता होता है वो दूसरा जो सूबेदार रहता है विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर यह परगना पद्धति का जो जन्मदाता कहलाता है। यह क्या करता है, तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ रहते हैं उसको 27 परगनों में डिवाइड करने का काम विट्ठल राव दिनकर के टाइम पे होता है। जो परगना संभालेगा, जो 27 परगने हो गए, अलग अलग जो 27 परगने हो गए, तो सर परगना का प्रमुख कौन हो गया, परगना का प्रमुख कमाविंसदार हो गया। परगना का प्रमुख कमाविंसदार हो गया, आपको याद रखना है। सूबे का प्रमुख सूबेदार हो जाता है। कौन आय व्यय का लेखा जोखा रखता है, तो फडणवीस आय व्यय का लेखा जोखा रखता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सूबे का क्या सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था, मतलब ये सूबेदार के प्रति की, ठीक है। सूबेदार एक होता था, मान लीजिए यहाँ पे सूबेदार हो गया कौन, विट्ठल राव। अब विट्ठल राव ने क्या किया, तो छत्तीसगढ़ को यहाँ 27 परगनों में डिवाइड कर दिया। एक परगने का यहाँ पे सुरेश हो गया, दूसरे परगने का महेश हो गया, तीसरे परगने का यहाँ पे सोनू हो गया, फिर मोनू हो गया। अलग अलग यहाँ पे परगने के अलग अलग यहाँ पे क्या हो गए, कमाविंसदार हो गया। कमाविंसदार से कौन सवाल और जवाब कर सकता है, तो सूबेदार। कि आप देखिए यहाँ पे सारी चीज सही से चल रही है या फिर नहीं चल रही है, ठीक है। तो परगने का प्रमुख तो बोलोगे कमाविंसदार, ठीक है। और जो सूबे का प्रमुख तो बोलोगे सूबेदार, ठीक है। तो परगने का प्रमुख कमाविंसदार आपको याद रखना है। अपने क्षेत्र में शांति सुरक्षा के साथ राजस्व वसूली जैसे कार्यों का निर्वहन ये करता था, ठीक है। परगने में नागरिक, सैनिक और वित्तीय दायित्वों का वहन भी यही करता था, ठीक है। जैसे वहां पे सूबेदार कर रहे हैं वैसे यहाँ पे परगना छोटे छोटे क्षेत्र पे छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए हमारे स्टेट में कौन हो जाएगा, तो डीजीपी हो गया। अब डीजीपी हमारे स्टेट में पुलिस का प्रमुख हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप धीरे धीरे जब जाएंगे थाने वगैरह में, तो यहाँ पे एसआई जो टीआई लोग रहते हैं ये थाने के प्रमुख हो जाते हैं। राज्य में प्रमुख कौन होगा, तो ये डीजीपी रहेगा। डीजीपी संभालेगा पूरा पुलिस व्यवस्था को, है ना, पूरे हमारे राज्य में। लेकिन अगर आप जाएंगे थाने में, तो थाने में एसआई जो टीआई रहते हैं वो, उसके बाद उप थाने में जाएंगे तो एएसपी डीएसपी संभालते हैं, ठीक है। तो वैसे आपको याद रखना है कि जो परगने में जो परगना 27 परगना था, उस एक एक परगने में अलग अलग यहाँ पे कमाविंसदार रहते थे। वो क्या करते थे, जो कमाविंसदार था वे एक काम नहीं करते थे कि राजस्व वसूली बस करेंगे, वो नागरिक वाले काम भी करते थे, सैनिक वाले काम और जो वित्तीय दायित्व वाले काम रहते थे वो सारे काम वो संभालते थे। फडणवीस हमने आपको बता दिया आय व्यय का हिसाब किताब रखने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था ये। फिर उसके बाद देखिए बड़कर, कौन, बड़कर, ये क्या करता था, फसलों की दशा देखता था। मान लीजिए कई लोग ऐसा करते थे, अभी भी ऐसा करते हैं कि सरकार को कुछ ही बोल देते हैं कि सरकार ये देखिए यहाँ पे जो हमारा फसल है वो फसल खराब हो गया, लेकिन उनका फसल अच्छा रहता है, तो सरकार उनको सहायता देती है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, इस बार आपका फसल कम खराब हो गया है तो हम आपको 5,000 रुपये 6,000 रुपये ऐसा कुछ दे देंगे, ठीक है। सरकार ऐसा करती है, लोग पटवारी से जाके साइन करवा लेते हैं और उनको सरकार ऐसा पैसा देती है। उसके टाइम पे, पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम पे ये बढ़कर लोग काम करते थे, ठीक है। अच्छा इसका फसल खराब हो गया, इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या फिर इस साल बारिश नहीं हुई, तो चलो ठीक है, इससे हम पहले 1 बोरा ले रहे थे, अब हम इससे 10 किलो बस यहाँ पे धान लेने वाले हैं। तो क्या जो बढ़कर रहता था वो परगनों की फसलों की दशा एवं समान स्थिति की सूचना किसको देता था, तो कमाविंसदार को देता था कि यहाँ पे जो फसल है वो बर्बाद हो गई है इस रीजन से, बस। तो बढ़कर फसलों की दशा को देखने वाला काम करता था ये। फिर देखिए बरार पांडे, कौन पांडे, तो बरार पांडे। बरार पांडे में आपको क्या याद रखना है, तो यह प्रत्येक गांव की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। यह प्रत्येक गांव की कृषि उत्पादकता को देखता था, ठीक है, कि इस गांव में इतना हुआ है तो यहाँ पे हमें इस पूरे गांव से कितना मिलना चाहिए, तो इस पूरे के पूरे गांव से मुझे 100 क्विंटल यहाँ पे धान मिलना चाहिए। तो पूरे गांव की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था कौन, बरार पांडे। फिर देखिए पंडरी पांडे, तो मादक द्रव्य से होने वाली आय का हिसाब किताब रखने वाला पंडरी। देखिए अगर आप रायपुर आएंगे कभी, कहाँ पे, रायपुर में, तो रायपुर में एक जगह है पंडरी, वो मुख्यतः काहे का क्षेत्र है, तो बोलोगे वो कपड़ा मार्केट है। कैसा क्षेत्र है वो, कपड़ा, यहाँ पे कपड़ा थोक में बहुत सारे कपड़े सस्ते मिलते हैं, ठीक है, पंडरी में। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है यहाँ पे अभी कपड़ा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे अब मादक द्रव्य मिल रहा है। क्या मिल रहा है, दारू वाली चीजें मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मादक द्रव्य कहाँ पे, तो बोलोगे पंडरी पांडे जो था वो मादक द्रव्य से मतलब दारू से। देखिए सरकार को बहुत पैसा मिलता है इसलिए तो ये बंद नहीं करवाती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे इन लोगों को टैक्स मिलता है उससे यहाँ पे जो भी मतलब इनका जो इनकम होता था वो कौन देखता था, पंडरी पांडे। पंडरी पांडे,
पंडरी आप बोल सकते हैं कि वहां पे क्या है, तो वहां पे कपड़ा नहीं मिल रहा है, वहां पे आप बोल सकते हैं मादक द्रव्य मिल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए पोतदार। ठीक है, तो पोतदार क्या, हमने अभी आपको बताया था पोतदार खजांची के बारे में, मराठा काल राजकोष अधिकारी होता था, परगने का आय व्यय का हिसाब किताब रखने वाला। उसके बाद देखिए ताहुद्दारी। ताहुद्दारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि जो ऊसर बंजर और त्याज्य भूमि को क्या करता था, स्थानीय प्रभावशील लोगों के सहयोग से ये भूमि के रूप में परिवर्तित कर देता था। ठीक है, सबसे पहले ताहुद्दारी किसने स्टार्ट की, तो आपको याद रखना है ताहुद्दारी की जन्मदाता सैंडिस रहते हैं। लोरमी 1826 में बनाते हैं और तरेंगा को 1828 में। फिर मराठा काल में रघुजी तृतीय के टाइम पे, सिरपुर 1853 में और लवन 1848 में। ठीक है, किसके टाइम पे, रघुजी तृतीय के टाइम पे, रघुजी तृतीय के टाइम पे ये बनता है। लोरमी तरेंगा सैंडिस के काल में, ब्रिटिश अधीक्षक रहते हैं सैंडिस उसके काल में। फिर रघुजी तृतीय जो पुनः बहुत शासक होते हैं उनके टाइम पे सिरपुर और लवन बनता है। उसके बाद में देखिए अंग्रेजी शासनकाल आ जाता है कब, 1854 में। 1854 के बाद में कौन कौन सा बनता है, तो संजारी, खल्लारी और सिहवा। ये अगर आपको याद नहीं होते कोई बात नहीं, आप याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एक बार पढ़ बस लीजिएगा कि संजारी, खल्लारी और सिहावा ये चार्ल्स इलियट के टाइम पे हुआ था। बाकी आपको ये जरूर याद होना चाहिए सैंडिस और मराठा काल के कि लोरमी और तरेंगा ये सैंडिस के काल में हुआ था और मराठा के काल में सिरपुर और लवन बने थे। उसके बाद देखिए राजस्व के स्रोत, मतलब राजस्व के स्रोत का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सरकार रहते, जो शासन करते थे, उनको जो पैसा मिलता था, जो हम पैसा देते थे, वो उसे हम बोलते थे राजस्व के सोर्स। जैसे आज के टाइम से अगर आप कंपैरिजन करेंगे, आज के टाइम मान लीजिए आप एक बिस्किट खा रहे हैं, ठीक है, 5 वाला, उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस करके। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ जो टैक्स का पैसा जाता है वहाँ पे वो किसको, सरकार को जाता है। वैसे मान लीजिए अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, लाख रुपए है, जब आप कमाएंगे तो आप देखेंगे 5%, 10% सरकार क्या करती है, तो आपकी जो इनकम है उस पर वहाँ पे वो टैक्स लगाती है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो उस पर भी सरकार को टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप एक कोई कॉपी किताब की शॉप खोल दिए हैं, ठीक है, और उसमें आप कॉपी किताब देखते होंगे, उसमें भी वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा रहता है। तो हर चीज़ों पर यहाँ पे क्या करते हैं, टैक्स लगता है। ठीक है, उससे ही सरकार को इनकम मिलती है। सरकार के पास ऐसा नहीं था कि सरकार के पास खुद पैसा है वो आके आपको दे रही है। राजस्व के स्रोत देखिए, राजस्व के स्रोत यहाँ पे पहला है टकोली। टकोली हम किसे बोलते हैं, जैसे जो जमींदार रहते थे, जमींदार से जो वार्षिक कर लेते थे। मान लीजिए जमींदार यहाँ पे बना दिया गया कि ठीक है ये हो गया सुरेश करके, कौन है, सुरेश हो गया। अब सुरेश को बोला गया कि ठीक है सुरेश, तुम ये वाले क्षेत्र को यहाँ पे संभालो, वाले क्षेत्र को संभालो तुम, और हमें क्या कर देना, हमें ये पूरे जो क्षेत्र है, ये पूरे क्षेत्र है, हमें, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 10 बोरा यहाँ पे चावल चाहिए। कितना, 10 बोरा यहाँ पे चावल चाहिए। तो यही जो जमींदार इसको बना दिया, किसको, सुरेश को जमींदार बना दिया गया। अब जो सुरेश रहेगा वो क्या काम करेगा, तो सुरेश यहाँ पे जितने भी किसान लोग रहेंगे उनसे बोलेगा ठीक है तुम 1 बोरी देना, तुम 1 बोरी देना, ऐसे करके। तो सुरेश को कौन, तो सुरेश को जितने भी किसान रहेंगे वो फिर सुरेश किसको देगा, तो ये सरकार को देगा, शासन को देगा। ठीक है, तो जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक जो कर होता है उसे हम टकोली बोलते थे। शायर किसे बोलते थे, शायर वो जो शायरी करते हैं उसे नहीं, जो आयात और निर्यात या फिर जो बिक्री कर रहता था उसे हम बोलते थे शायर। आप याद कैसे करेंगे, देखिए आयात निर्यात, यहाँ देखेंगे या दिख रहा है, यहाँ भी या दिख रहा है, यहाँ भी या दिख रहा है, देखिए बीच में ये भी या है, ये भी या है, ये भी या है। आपको कभी भी नहीं बोलने वाला, आप बस शायर ऐसे याद कर लेना, शायर, ये बीच में या है, या जहां आपको दिखे तो बोलोगे आयात और निर्यात, यहाँ भी या और यहाँ भी निर्यात में या। ठीक है, तो आप हमेशा क्या याद रखेंगे, आयात निर्यात कर को हम क्या बोलते थे, शायर कर बोलते थे। ठीक है, शायर कर। उसके बाद देखिए लास्ट बचा हुआ है, ठीक है, कलाली। क्या कलाली, कलाली क्या, तो बोलोगे कलाली मतलब हम लोग एक तरीके से आप बोल सकते हैं कबाब वगैरह। ठीक है, जो क्या करते हैं, तो जो चिकन, मतलब कभी भी जो लोग नशे का सेवन करते हैं तो क्या करते हैं, तो वो चिकन या फिर मटन ये सब चीज़ खाएंगे, उसके साथ में मादक द्रव्य भी सेवन करते हैं। तो कलाली जो रहता था वो आबकारी कर होता था। ठीक है, कैसा कर, आबकारी कर, या फिर मादक पदार्थों से या फिर शराब की विक्रय से। कौन ये काम करता था, तो पंडरी पांडे। कौन, पंडरी पांडे। पंडरी पांडे ये जो कलाली कर लगाता था, ठीक है, तो आबकारी कर, उसका नाम देखिए, आबकारी कर या फिर मादक पदार्थों या फिर शराब की विक्रय को जो वहां पे कर रहता था उसका नाम क्या था, तो उसको हम बोलते थे कलाली कर। और वसूलता कौन था, तो पंडरी पांडे। पंडरी पांडे वसूलेगा। और कलाली कर किसे बोलेंगे, तो आपको याद रखना है आबकारी कर, मादक पदार्थ या फिर शराब के विक्रय से जो हमें शुल्क मिलता था। ठीक है,
तो आपको याद रखना है पंडरी पांडे क्या काम करेगा, तो कलाली, कलाली वसूलने का काम करेगा। ठीक है, कलाली वसूलने का काम पंडरी पांडे करेगा। पंडरी देखिए, पंडरी क्या है, तो गैर कृषि मदों से लिया जाने वाला कार्य है। ठीक है, तो आपको पंडरी आपको यहाँ पे दिख गया, पंडरी क्या काम कर रहे हैं, तो बोलोगे यहाँ पे जो भी मादक पदार्थ है उससे पंडरी पांडे जो जी है ये मादक पदार्थ से ये पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। तो अब पंडरी जो है तो ये गैर कृषि मादक पदार्थ, सीधी सी बात है, गैर कृषि में आता है। तो गैर कृषि मदों से लिया जाने वाला कार्य जो होता है वो पंडरी कहलाता था। और सिवई क्या होता था, तो यह अस्थायी करों का सामूहिक नाम होता था या फिर जुर्माना राशि होती थी सिवई। ठीक है, जुर्माना राशि मतलब आप बोल सकते सिवई क्या होता है, तो बोलोगे मीठा होता है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर आप ज़्यादा मीठा खाओगे तो आपको जुर्माना लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा मीठा खाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से आप बोल सकते हैं जुर्माना। या फिर अस्थायी मतलब अगर आप बहुत सारा देखिए, आप देखे होंगे सिवई ऐसे होता है, बहुत सारी सिवई रहती है, तो अस्थायी बहुत सारी जो सिवई इनका ग्रुप जो होता है उसी को ही हम बोलते थे सिवई। ठीक है, तो आप ऐसे कुछ भी ट्रिक आप अपने आप से बना सकते हैं, वैसे ही आप अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से इसको याद करते हैं। यहां से शुरुआत करते हैं। गौटिया ये ग्रामीण स्तर का सर्वोच्च पद रहता है। ठीक है, यह कलचुटी कालीन पद रहता है जो कि मराठा काल में भी यथावत रहता है। फिर पटेल, तो पटेल क्या काम करेगा, ये मराठा काल में सृजित नया पद रहता है, लगान के निर्धारण और वसूली में सहायता करता है। ठीक है, पटेल लोग क्या करते हैं, तो बोलोगे लगान का निर्धारण और वसूली में सहायता करने का काम। उसके बाद देखिए कोतवाल आता है, तो गांवों में सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसको मिलती है, कोतवाल को मिलती है। ठीक है, गांवों में सुरक्षा करने का। सूबेदार, सूबे का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था सूबेदार रहता था। सूबे में सारे काम, चाहे नागरिक हो, चाहे सैनिक हो, चाहे वित्तीय हो, चाहे दीवानी हो, चाहे फौजदारी मामले हो, सारे काम सूबेदार संभालता था। और परगने में कौन संभालता था, बोलोगे कमाविसदार संभालता था। फडनवीस क्या करेगा, तो राजस्व अधिकारी होता था। सूबे का आय व्यय का हिसाब किताब कौन, फडनवीस रखता था। ठीक है, पोतदार क्या करता था, राजधानी में स्थित खजांचे में जो भी जितना भी राशि जमा हो रही है, जितना भी निकल रही है, सबका हिसाब किताब कौन करेगा, पोतदार या फिर खजांची करेगा। फडनवीस और खजांची या फिर पोतदार, आपको याद रखना है ये दोनों का काम आय व्यय से रिलेटेड रहता था। फिर कमाविंसदार, ठीक है, कमाविंसदार परगने का सर्वोच्च अधिकारी। अब देखिए आपको पता है सूबेदार, मान लीजिए ये सूबेदार हो गया, अभी अलग अलग यहाँ पे परगने में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अलग अलग परगने, तो हर परगने में अलग अलग सर्वोच्च अधिकारी हो गया जिसे हम कमाविंसदार बोलते थे। तो इसका जो काम रहता है शांति सुरक्षा सारे काम ये करेगा। ठीक है, परगने में जो वहां पे सूबेदार कर रहा था सूबे में, वैसे काम ये यहाँ पे परगने में कमाविंसदार करेगा। फडनवीस क्या, आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला काम। बढ़कर क्या करेगा, तो बढ़कर आपको हमने बताया था फसलों की दशा और दिशा को किसको, कमाविंसदार को बताएगा। ठीक है, तो फसलों की दिशा और दशा को देखने वाला बढ़कर हो गया। बरार पांडे, कौन, बरार पांडे, तो यह गांवों की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। ठीक है, कौन, तो बोलो कि जो बरार पांडे रहता है प्रत्येक गाँव की स्थिति पर यहाँ पे देखेगा बरार पांडे जी। ठीक है, क्या करने वाले हैं, तो देखेंगे पूरे गाँव में कि यहाँ पे कितना कितना हो रहा है, तो उसी के हिसाब से ये लोग लगान का निर्धारण करते थे। फिर पंडरी पांडे, पंडरी आपको याद होना चाहिए मादक द्रव्य, कभी भी पंडरी के बारे में बात की जाएगी तो मादक द्रव्य आप याद रखना, यहाँ पे कपड़ा नहीं, यहाँ पे मादक द्रव्य मिलता है, आप ऐसे याद रखेंगे। फिर देखिए पोतदार, पोतदार हम खजांची को बोलते हैं, मराठा कालीन राजकोष अधिकारी होता है ये। ठीक है, और यह आय व्यय का हिसाब किताब रखता था, इसके बारे में हमने पहले भी देख लिया है। ताहूदारी व्यवस्था हमने आपको बताया, जो भी अनुपजाऊ भूमि रहती है उसको उपजाऊ भूमि बनाकर ये लोग क्या करते थे, वहां पे वसूली करने का काम करते थे, लगान वसूली का काम। कौन, किसके टाइम से होते हैं, तो सैंडिस काल में ये शुरुआत होती है, लोरमी और तरेंगा, 1826 लोरमी और 1828 में तरेंगा में। मराठा काल में रघुजी तृतीय के टाइम पे सिरपुर और लवन, ये दो क्या बनती है, तो ताहूदारियां बनती हैं। उसके बाद चार्ल्स इलियट के टाइम पे संजारी, खल्लारी और सिहावा। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट वो नहीं था। राजस्व के स्रोत, राजस्व के स्रोत में आपको हमने बताया टकोली, टकोली क्या होता था, तो जमींदारों से जो वसूलते थे उसे हम टकोली बोलते थे। शायर, आयात निर्यात कर। उसके बाद देखिए कलाली, कलाली आप बोलोगे आबकारी या फिर मादक पदार्थों से या फिर शराब के विक्रय से जो लाइसेंस शुल्क लेना पड़ता था उसे हम कलाली बोलते थे। कौन वसूलने का काम करेगा मादक द्रव्य से, तो बोलोगे पंडरी पांडे, और जो शुल्क का नाम है तो उसे हम बोलते थे कलाली। ठीक है,
उसके बाद देखिए पंडरी, क्या पंडरी, गैर कृषि मदों से लिया जाने वाला कर। सेवई क्या होता था, तो अस्थायी करों का सामूहिक नाम होता था सेवई। ऐसे यहाँ पे पूरा समय सेवई जो रहता था ऐसे ऐसे आसपास एकदम आसपास रहता है, वो सामूहिक हो जाएगा। और या फिर अगर आप ज़्यादा सेवई खाओगे तो आपको राशि देना पड़ेगा, जुर्माना राशि देना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसके बाद में आपको टारगेट 90 डेज सीरीज का जो भी MCQs है वो यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोग अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आखिर जो आपने यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ी वो आपको याद है या फिर नहीं है। तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे क्वेश्चन है। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है, कब मराठों ने आखिरकार छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया? 1748, 1740, 1758, 1764। कब मिलाया था? किसने, मराठों ने छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में? राइट आंसर सी, 1758। इसके बारे में सारी कहानी देखते हैं। हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी? 1741 तक किसका शासन था? कलचुरी का। कलचुरी काल में आपने देखा होगा कि रघुनाथ सिंह के ऊपर किसने आक्रमण किया था? भास्कर पंत। किसने? भास्कर पंत। भास्कर पंत किसका सेनापति था? तो किसका सेनापति था? रघुजी प्रथम का सेनापति था। यह उड़ीसा अभियान के दौरान रघुनाथ सिंह के ऊपर आक्रमण करता है। रघुनाथ सिंह क्या करते हैं? आत्मसमर्पण करते हैं, लड़ाई नहीं करते, आत्मसमर्पण करते हैं। उसके बाद मराठा शासनकाल चालू हो जाता है, लेकिन कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से देखिए, जब ये समर्पण कर देते हैं तो एक तरीके से इन्होंने जब सरेंडर कर दिया तो किसका शासनकाल रहेगा? जो मराठा चाहेंगे वैसे ही होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा था। रघुनाथ सिंह के बाद आते हैं कौन? मोहन सिंह। ऐसा ये चलता रहता है। उसके बाद देखिए कब तक चलता है ये? 1758 तक, है ना। 1755 में क्या होता है? रघुजी द्वितीय रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। जैसे इनकी मृत्यु होती है वैसे इनके बच्चे रहते हैं और इनके बच्चों में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। काहे के लिए? साम्राज्य के लिए। तो जब युद्ध स्टार्ट होता है तो जो साम्राज्य रहता है, मराठा साम्राज्य रहता है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है कि जाओ तुम लोग एक एक पार्ट रख लो। कौन कौन सा? चांदा, बरार, नागपुर और छत्तीसगढ़। अब ये देखिए, ये तो हमारे काम के है नहीं। छत्तीसगढ़ मिला किसको? किसको मिला? बिम्बाजी भोसले को मिला। बिम्बाजी भोसले को यहाँ का राजा बनाया जाता है। तो 1758 में जो पहले राजा बनते हैं मराठा साम्राज्य के छत्तीसगढ़ में, कौन बनता है? बिम्बाजी भोसले। अगला क्वेश्चन है, रतनपुर में राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? व्यंकाजी भोसले, बिम्बाजी भोसले, महिपत राव, केशव गोविंद। बताना क्या है आपको कि रतनपुर में जो राम मंदिर बना हुआ है तो किस मराठा शासक ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिम्बाजी भोसले। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या? इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1758 अभी हमने बताया है। 1758 से लेके 1787 तक इनका शासनकाल रहा। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अब इन्होंने और क्या क्या निर्माण कराया था? क्या क्या निर्माण? राम मंदिर कहाँ पे? रतनपुर में। अमरकंटक में नर्मदा माई मंदिर। कौन सा? नर्मदा माई मंदिर। किसने कराया था? बिम्बाजी भोसले। उसके बाद खंडोबा मंदिर किसने कराया? बिम्बाजी भोसले। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये किसने कराया? बिम्बाजी भोसले ने। ठीक है, तो इतने सारे जो मंदिर हैं आपको याद रखना है। कौन कौन से? नर्मदा माई मंदिर, खंडोबा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राम मंदिर। राम मंदिर को हम लोग क्या बोलते हैं? राम टेकरी मंदिर भी बोलते हैं। तो राम टेकरी मंदिर या फिर राम मंदिर कहाँ पे? रतनपुर में। बिम्बाजी भोसले ने ये इतना चीज़ कराया था। उसके अलावा कहाँ पे? देखिए, दशहरा में स्वर्ण जो पत्र रहता है उसको देने की, दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की जो प्रथा है वह किसने शुरू किया था? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किसने शुरू किया था? बिम्बाजी भोसले ने। आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। किसके बारे में? बिम्बाजी भोसले के बारे में। क्या क्या इन्होंने, इनका शासनकाल क्या कब से कब तक था? 1758 से 1787 तक। कौन कौन से मंदिर का निर्माण कराया? राम मंदिर, नर्मदा माई मंदिर, खंडोबा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, दशहरा में स्वर्ण
पत्र देने की जो प्रथा थी वो भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया था? महिपतराव दिनकर, विट्ठल दिनकर, केशव गोविंद, बीकाजी भोसले। कौन फॉरेस्टर यूरोपीय यात्री किसके समय छत्तीसगढ़ आया था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए महिपतराव दिनकर। देखिए ये सारी चीज़ें हमें याद करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम इसे कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। महिपतराव, आप क्या याद कर सकते हैं? माही। माही के बारे में आपको पता ही होगा, MS धोनी के बारे में बात हो रही है। अब वो क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। तो माही का आज लक अच्छा है। क्या लक अच्छा है? और फोर्ड रहे हैं, फोर्ड है ना, तो फॉरेस्टर। लक से लैंकी, लक से लैंकी भी किसके टाइम में आए थे? महिपतराव दिनकर के टाइम में आए थे। और कौन आया था? फॉरेस्टर। फॉरेस्टर जो यूरोपीय यात्री था वो भी किसके टाइम में आया था? महिपतराव दिनकर के टाइम में। कब आए थे? तो 1790 में। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आज माही का लक अच्छा है और माही फोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 17 गेंद में उन्होंने 90 रन बना लिए। आप ऐसे ट्रिक से थोड़ा सा सोच के थोड़ा सा इमेजिन करेंगे अगर, तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? रायपुर, रतनपुर, जांजगीर, राजिम। सूबा व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? मराठा सूबेदार, मराठा ने स्टार्ट किया था। तो उसका मुख्यालय कहाँ पे था? देखिए सूबा व्यवस्था के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या था सूबा व्यवस्था? व्योमकाजी भोसले जो थे, किसके बाद? पहले बिम्बाजी भोसले आते हैं, बिम्बाजी भोसले के बाद चिमड़ाजी भोसले आते हैं, चिमड़ाजी भोसले के बाद व्योमकाजी भोसले आते हैं, फिर परसोजी भोसले आते हैं, फिर अप्पा साहब भोसले आते हैं, ठीक है। इतने सारे शासन जो शासक रहते हैं वो शासन करते हैं। तो जब व्योमकाजी भोसले का टाइम आता है, किसका? व्योमकाजी भोसले का, तो क्या बोलते हैं कि मैं नागपुर में रहूँगा और वहाँ से ही मैं शासन करूँगा। तो शासन मैं किसके थ्रू करूँगा? तो मैं क्या करूँगा? सूबेदार की नियुक्ति कर दूंगा। सूबेदार वहाँ पे जाएगा छत्तीसगढ़ में, वो वहाँ पे देखेगा, वो सारा काम संभालेगा। तो सूबेदार जो प्रथा है वो किसने स्टार्ट किया था? व्योमकाजी भोसले के टाइम में स्टार्ट किया था। तो जो ये सूबेदार रहते थे उनका मुख्यालय कहाँ पे था? तो उसका मुख्यालय कहाँ पे था? रतनपुर में। कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन था? भास्कर पंत, रघुजी भोसले, बिम्बाजी भोसले, केशव दिनकर। क्या बोल रहे हैं? कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक, हमने बात किया है इसके बारे में। कौन? बिम्बाजी भोसले। कब से कब तक थे ये? 1758 से 1787 तक। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ में जमींदारों से लिए जाने वाले कर का नाम क्या था? ओवरी, मालगुजारी, सेवई, टकोली। किससे? ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिए जाने वाले कर का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टकोली। टकोली जमींदारों से लिया जाने वाले कर का नाम था। मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था? आनंदीबाई, वाष्टा देवी, राधाबाई, बैजाबाई। बताइए बिम्बाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनंदीबाई। इनकी 3 पत्नियां थी। कितनी? 3 पत्नियां। कौन कौन? आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय में पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ? कौन से सूबेदार थे जिसके टाइम में पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ था? आपको बताना है। बीकाजी गोपाल, भवानी कालू, महिपतराव दिनकर, विट्ठल दिनकर। तो सूबेदार कौन था उस टाइम पे जब पिंडारी उपद्रव स्टार्ट हुआ था छत्तीसगढ़ में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बीकाजी गोपाल के टाइम में पिंडारी उपद्रव स्टार्ट हुआ था। 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य का नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय, अप्पा साहेब। देखिए इसके बारे में हमने बात किया था, कल जो टॉपिक था उसमें ही बात किया था। आज भी हमने देखा है रतनपुर राज्य में
नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? नागपुर में कौन भोसला शासक था जिसके टाइम में भास्कर पंत ने आक्रमण किया था, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रघुजी प्रथम। छत्तीसगढ़ में राजा के नाम पर शासन करने वाले मराठा राजा के प्रतिनिधि को डैश डैश के रूप में जाना जाता था, बताइए। गृहपति, सूबेदार, पेशवा, जिलेदार। हमने इसके बारे में बात कर चुका है। राजा के नाम पर शासन करने वाले मराठा राजा के प्रतिनिधि को किस रूप में जाना जाता था? किसके? सूबेदार के रूप में। अब देखिए पहला सूबेदार कौन था। पहली बात कि सूबेदार की जो प्रथा है वो स्टार्ट किसने किया था? किसने? व्योमकाजी भोसले ने। पहला सूबेदार कौन? महिपत राव। दूसरा सूबेदार कौन था? विट्ठल राव। कौन? विट्ठल राव। सबसे ज्यादा टाइम तक कौन सूबेदार था? कौन? केशव गोविंद। सबसे ज्यादा टाइम तक सूबेदार कौन था, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और अंतिम सूबेदार कौन था? अंतिम सूबेदार कौन था? यादव राव दिनकर। यादव राव दिनकर। देखिए क्या क्या था कि सूबेदारी प्रथा किसने स्टार्ट किया था? व्योमकाजी भोसले ने। पहला सूबेदार महिपत राव, दूसरा सूबेदार विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद सबसे ज्यादा समय तक सूबेदार थे, और अंतिम सूबेदार कौन था? यादव राव दिनकर। वह मराठा सूबेदार जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था। केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, विट्ठल राव दिनकर, महिपत राव। कौन यूरोपीय यात्री कोलब्रुक किसके काल में आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, केशव गोविंद। आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? देखिए केशव, और देखिए कोल एक जनजाति का भी नाम होता है, तो केशव, मान लीजिए एक जनजाति में एक लड़का है केशव, तो केशव कोल है ना। ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी? महिपत राव, विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल। किस मराठा सूबेदार ने छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति स्टार्ट की थी, बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, विट्ठल राव दिनकर। कौन से क्रम के सूबेदार थे? सेकंड सूबेदार थे। इन्होंने क्या किया था? जो छत्तीसगढ़ थे, छत्तीसगढ़ कौन स्टार्ट किया था? देखिए शिवनाथ नदी थी ये, 18 उत्तर में, 18 दक्षिण में। तो छत्तीसगढ़ में जो ये गढ़ व्यवस्था है वो किसने स्टार्ट किया था? तो किसने किया था? कल्याण साय ने। किसने? कल्याण साय। हाँ वही कल्याण साय जिसे जहांगीर ने 8 साल तक बंदी बना के रखा था। तो कल्याण साय ने गढ़ व्यवस्था स्टार्ट की थी। उसके बाद इस गढ़ व्यवस्था को किसने खत्म किया? विट्ठल राव दिनकर ने। और ये क्या किए थे? वो गढ़ व्यवस्था को परगना व्यवस्था में शुरुआत की थी। गढ़ व्यवस्था को खत्म किया और परगना व्यवस्था को स्टार्ट किया था। तो इन्होंने 36 जो गढ़ थे उसको खत्म किया और छत्तीसगढ़ को 27 परगना में डिवाइड किया था। क्या क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए? परगना पद्धति किसने स्टार्ट किया? विट्ठल राव दिनकर ने। इसके पहले क्या था? छत्तीसगढ़ थे। गढ़ व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? कल्याण साय ने स्टार्ट किया था। कौन से शासक थे? कलचुरी शासनकाल में ये शासक थे। उसके बाद जो विट्ठल राव दिनकर ने कितने पार्ट में इसे डिवाइड किया था परगना के रूप में? तो 27 पार्ट में इसे डिवाइड किया था। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? कमिश्नदार, पोतदार, सिरस्तादार, ताहूदार। किसका? परगने का प्रमुख अधिकारी। बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कमाविंसदार। ये क्या करता था? देखिए परगने का प्रमुख अधिकारी नागरिक, सैनिक और वित्तीय जितने भी मामले रहते थे सारा यही संभालता था। तो परगने में नागरिक, सैनिक और वित्तीय मामले जो भी रहते थे वो कौन संभालता था? कमाविसदार संभालता था। इसके अलावा एक और था, कौन? फडणवीस। फडणवीस क्या करता था? बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकारी था ये। क्या करता था ये? आय व्यय से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहती थी, आय व्यय का लेखा जोखा कौन करता था? फडणवीस करता था।
तो परगने का जो प्रमुख अधिकारी था कमामिसदार था, क्या करता था, नागरिक, सैनिक और वित्तीय मामले की देखरेख करता था और फडणवीस आय व्यय को देखता था। इस राज्य में मराठा शासनकाल में मोकासा ग्राम का अर्थ है, किसका, मोकासा ग्राम का क्या अर्थ है, दान दिया ग्राम, वन ग्राम, प्रथम श्रेणी का ग्राम, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका, मोकासा ग्राम का अर्थ बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, दान दिया ग्राम। किसको दान दिए थे? ग्राम मतलब गांव है ना, तो किसको ये गांव दान में दिया जाता था? तो ब्राह्मणों को जो गांव दान में दिया जाता था, किसको, ब्राह्मणों को, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, मोकासा बोलते थे। उसके अलावा और भी धर्मदेय करके था, क्या, धर्मदेय, ये भी एक दान था, धर्म के नाम पर दान दिया जाता था, इसे क्या बोलते थे, धर्मदेय। उसके बाद देव स्थान, देव स्थान ये भी एक दान था, किसके लिए, मंदिर जैसी जगह के लिए, मंदिर में जो दान दिया जाता था उसे बोलते थे हम लोग देव स्थान। क्या क्या, ब्राह्मणों को कौन सा दान, मोकासा ग्राम। फिर धर्मदेव, धर्म के नाम पर दिया गया दान, और देव स्थान मंदिरों में दिया गया इस दान। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी का कौन सा ऐसा पद था जो नियमित बना हुआ था? कमाविस्तार, फडणवीस, पटेल, गौटिया। ऐसा कौन सा पद था जो कलचुरी काल में भी था और मराठा काल में भी था? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, गौटिया। गौटिया कौन होता था? गांव का प्रमुख गौटिया कहलाता था। वो जो कलचुरियों ने बनाया था गौटिया पद, वह मराठा काल में भी बना रहा था। उसके बाद छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्न व्यक्ति सूबेदार नियुक्त हुए, बीकाजी गोपाल, महिपत राव, विठल राव दिनकर, केशव गोविंद। बताइए कौन कौन से सूबेदार नियुक्त किए गए थे, उनका एक क्रम बताना है। क्या, इनके क्रम को बताना है आपको। बताइए, इसके बारे में हमने बात कर चुका है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। सबसे पहले सूबेदार कौन, महिपत राव। आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, आप ए राइट कर दीजिए, महिपत राव। उसके बाद कौन आता है, विठल राव, देखिए यहाँ पे 2 है, फिर 3 है। उसके बाद देखिए केशव गोविंद, फिर और बीकाजी गोपाल। तो लास्ट में कौन था, अंतिम सूबेदार अगर पूछा जाएगा तो कौन, यादव राव दिवाकर। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट छत्तीसगढ़ किस वर्ष में आए थे? कौन, मिस्टर ब्लंट है ना, किस वर्ष में आए थे? 1857, 1795, 1818, 1881। बताइए, याद है क्या? कोई बात नहीं अगर याद नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1795 में आए थे मिस्टर ब्लंट। किसके टाइम में आए थे, किसके टाइम में? विठल राव दिनकर के, विठल राव दिनकर के टाइम में आए थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि मिस्टर ब्लंट किसके टाइम पे आए थे, तो किसके, विठल राव दिनकर पे। आप कैसे इसे याद करेंगे, इसका भी एक ट्रिक है। देखिए ब्लंट का मतलब क्या होता है, कौन, मंद बुद्धि। इसको क्या बोलते हैं, ब्लंट का मतलब होता है मंद बुद्धि। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, मंद बुद्धि वाले बालक आजा यहाँ पे बैठ, विठ, विठ मतलब बैठ है ना, और ये मंद बुद्धि बालक आजा यहाँ बैठ है ना, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। फडणवीस, यहाँ पे होगा फडणवीस। फडणवीस किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी था? कलचुरी शासन, ब्रिटिश शासन, मराठा शासन, नाग शासन। कौन, फडणवीस। कौन से शासनकाल का राजस्व अधिकारी था? राजस्व अधिकारी मतलब आय व्यय से रिलेटेड जो भी चीजें होती थी सब वही संभाल रहा था। कौन, फडणवीस। इसके बारे में हमने बात कर चुका है। कौन, मराठा का शासनकाल में यह एक अधिकारी था। मराठा कालीन परगनों में सेबंदी व्यवस्था, कौन सी सेबंदी व्यवस्था किससे संबंधित थी? राजस्व व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, व्यापारिक संगठन या शिक्षण संस्थाएं। कौन सी सेबंदी व्यवस्था का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, पुलिस व्यवस्था। पुलिस व्यवस्था ये करते क्या थे, तो जो सेबंदी व्यवस्था थी उसमें रहते थे कि ये नगर, गांव,
शहर, इनकी देख रेख का काम कौन करता था? ये सेबंदी व्यवस्था में पुलिस लोग करते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल का कर और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? जो टैक्स लगते थे मराठा काल में और उसका जो अर्थ रहता था किसमें सुमेलित नहीं है? बताइए। टकोली, सायर, पंडरी, सेवई, तराई। ये कर हैं, बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। देखिए, टकोली जमींदारों से लिया जाने वाला कर, ये तो हमने देखा ही है, ये राइट है। सायर, सायर वस्तुओं की बिक्री पर लिया जाने वाला कर, या फिर इसे हम बोलते थे आयात निर्यात कर। कौन सा? आयात निर्यात कर। तो ये भी राइट है। सायर किसमें? वस्तुओं की बिक्री पे आयात निर्यात कर जो लगता था उसे सायर बोलते थे। पंडरी जो गैर कृषि मद रहते थे उससे लिया जाने वाला कर, ये भी राइट है। सेवई अर्थदंड या जुर्माने की राशि को हम लोग क्या बोलते थे? सेवई, ये भी राइट है। तराई, तराई जैसा कोई कर नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, ई तराई कर जैसा कुछ नहीं था। तो टकोली, देखिए इसमें जितने भी कर दिए हुए आपको याद रखना है। टकोली जमींदारों से लेते थे, सायर आयात निर्यात या वस्तु की बिक्री पर टैक्स जो लगता था उस पर, पंडरी गैर कृषि मदों से लिया जाने वाला कर, सेवई अर्थदंड या जुर्माने की राशि को बोलते थे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अवधि दिया हुआ है, कार्यकाल दिया हुआ है, और सूची 2 में छत्तीसगढ़ के जो मराठा शासक थे उनके बारे में बताया गया है। तो कौन से शासक का क्या कार्यकाल था आपको मैच करना है, बताइए। इसके बारे में हमने पहले ही बात कर चुका है, अगर थोड़ा भी याद होगा, थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि इनका कार्यकाल क्या है। एक क्वेश्चन 4 फैक्ट आपको पता चल जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। आपको इतना पता है क्या कि पहला शासक कौन था? कौन था? बिम्बाजी भोसले। बिम्बाजी भोसले। और सबसे पहला सन कहाँ पे दिख रहा है? देखिए 1758 से 1787 दिखा। आपने इसको मैच किया। आ का दो कहाँ पे है? ये है, आप इसे राइट कर दीजिए। उसके बाद और दिमाग लगाते हैं, दूसरा कौन था बताइए। दूसरा कौन था? चिमड़ा जी भोसले। ये कब से कब तक थे? तो 1787 के बाद 1788, केवल 1 साल थे। कौन? चिमड़ा जी भोसले। उसके बाद कौन आता है? व्योमका जी भोसले। व्योमका जी भोसले का टाइम क्या था? 1788 से लेके 1811 तक। 1811 तक व्योमका जी भोसले रहते हैं। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आते हैं पुरुषा जी, या फिर परसो जी इनको बोलते हैं, पुरुषा जी भोसले। इनका टाइम क्या रहता है? 1811 से लेके 1816 तक। उसके बाद लास्ट अप्पा साहब भोसले। इनका क्या टाइम रहता है? 1816 से लेके 1818 तक। इसको आप मैच कर लीजिए। 1787 से 1788 चिमड़ा जी भोसले, 1788 से 1811 व्योमका जी भोसले, और 1816 से 1818 अप्पा साहब भोसले। तो दोस्तों आज हमने 20+ क्वेश्चन देखे हैं। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं। अगले क्लास में हम छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीन जो मराठा शासक थे उनके बारे में जो भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों तक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।